हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है? तो ये ऑपरेटर टॉपिक में भी आया था। कंडीशनल ऑपरेटर आपको याद होगा। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर क्यों? क्योंकि ये 3 ऑपरेंड के साथ वर्क करता है। ये कितने ऑपरेंड के साथ काम करता है? 3 ऑपरेंड के साथ, 3 ऑपरेंड्स के साथ ये काम करता है। और ये कैसे काम करता है? तो इट वर्क्स एज सेम एज इफ एल्स स्टेटमेंट। ये कैसे काम करता है? तो एज सेम एज इफ एल्स स्टेटमेंट की तरह काम करता है। अब इफ एल्स स्टेटमेंट आप पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा कि कैसे वो वर्क करता है। तो ऐसी एज इट इज हमारा ये काम करेगा इफ एल्स स्टेटमेंट की तरह। अब इसको यूज करते, इसमें कौन से हैं हमारे पास? टर्नर, ये ऑपरेटर है, याद रखिएगा ये ऑपरेटर है, स्टेटमेंट नहीं है। ऑपरेटर जैसे इफ स्टेटमेंट था, इफ एल्स स्टेटमेंट था, बट ये ऑपरेटर है। तो ये कौन सा ऑपरेटर है? तो क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन, ये दोनों एक साथ, अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही साथ यूज होते हैं। अगर क्वेश्चन मार्क है तो कॉलन भी यूज होगा, ठीक है। इज कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर, इज कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर। ये क्या कहलाता है? टर्नरी ऑपरेटर कहलाता है। अब इसमें हम आइए देखते हैं कैसे ये काम करता है। तो इफ एल्स आप पढ़े होंगे, इसका जो सिंटेक्स है पहले तो ये जान लीजिए। सिंटेक्स क्या है? तो आपको सबसे पहले एक्सप्रेशन 1 लिखना है, एक्सप्रेशन 1, फिर क्वेश्चन मार्क, देन एक्सप्रेशन 2, फिर कॉलन, और फिर एक्सप्रेशन 3, और उसके बाद सेमीकोलन। इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि आपके जितने भी स्टेटमेंट होंगे वो सिंगल लाइन में लिखे जाएंगे। आपको लाइन चेंज नहीं करना है। कॉपी में लिखने समय लाइन चेंज कर सकते हैं, वहाँ पेज का एक लिमिट होता है विड्थ का, बट जब आप इसको प्रोग्रामिंग में लिख रहे होंगे और कंडीशनल ऑपरेटर यूज कर रहे होंगे इन रेस्पेक्ट ऑफ इफ एल्स, तो वहाँ पर हम लोग सारा का सारा स्टेटमेंट सिंगल लाइन में लिखेंगे, लाइन चेंज नहीं करेंगे। दूसरा क्या आपको रूल याद रखना है कि जो सेमीकोलन होगा वो ऑलवेज एट द एंड होगा। बीच में आपको कहीं भी यहाँ से यहाँ तक में कहीं सेमीकोलन यूज नहीं करना है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा मल्टीपल स्टेटमेंट हैं और कंडीशन पर डिपेंड हो रहा है, जैसे हमारे इफ में अगर हम एक ग्रुप डिपेंड करते हैं, तो यहाँ पर भी अगर आपको ग्रुप है, क्योंकि हम बोले ना कि इफ एल्स की तरह काम करेगा, तो हो सकता है कि यहाँ पर भी कंडीशन होंगे, कंडीशन के ट्रू पार्ट होगा, कंडीशन का फॉल्स पार्ट होगा। अभी हम बताएंगे कौन सा ट्रू पार्ट और कौन सा फॉल्स पार्ट है। तो ट्रू पार्ट में मान लीजिए मल्टीपल ग्रुप्स हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं, एक ग्रुप है उसमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं और हर स्टेटमेंट को सेमीकोलन से टर्मिनेट करना जरूरी है, बट इफ एल्स में कर सकते हैं, यहाँ नहीं करना है। यहाँ आप उसको कॉमा से सेपरेट करेंगे। टर्मिनेटर यानी कि सेमीकोलन है वो हमेशा एंड में ही होगा। अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा कंडीशन वाले के लिए है प्लेस, कौन सा ट्रू पार्ट के लिए है और कौन सा फॉल्स पार्ट के लिए। मतलब इफ का के ट्रू होने पर कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होता है वो कहाँ होगा, और इफ के एल्स का पार्ट कहाँ होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ये एक्सप्रेशन 1 है ये हमारा क्या होता है? कंडीशन। हम उसको वापस रीराइट करते हैं। यहाँ पर जो एल्स, जो पहला एक्सप्रेशन होता है वो हमारा कंडीशन के लिए रिजर्व होता है, यानी कि वहाँ पर हमेशा हम क्या लिखते हैं? कंडीशन। जो ये एक्सप्रेशन 2 होता है ये हमारा ट्रू पार्ट होता है, यानी इफ के साथ, जैसे इफ लिखे तो इफ के साथ जो कंडीशन लिखे, ये कंडीशन हमारा कहाँ आ गया? यहाँ पर आ गया, क्वेश्चन मार्क से जस्ट पहले। अब इसके साथ ये जो स्टेटमेंट या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट जो भी होगा ये हमारा ट्रू पार्ट कहलाता है। ये वाला जो हमारा स्टेटमेंट होगा वो ट्रू पार्ट कहलाता है। तो ये ट्रू पार्ट हमारा कहाँ आता है? क्वेश्चन मार्क और कॉलन के बीच में, क्वेश्चन मार्क और कॉलन के बीच में, यानी कि यहाँ पर आपका होता है ट्रू पार्ट। और कॉलन के बाद ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये हमारा क्या होता है? फॉल्स पार्ट, यानी कि एल्स के साथ जो स्टेटमेंट या ग्रुप आप लिखते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? फॉल्स पार्ट। तो वो वाला एक्सप्रेशन, वो पार्ट हमारा कहाँ पर आ जाएगा? कॉलन के जस्ट बाद यहाँ पर हमारा आता है फॉल्स पार्ट, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्या होता है? लास्ट में सेमीकोलन होता है। यानी कि ये एक्सप्रेशन है तो ये एक्सप्रेशन आइदर ट्रू होगा और आइदर फॉल्स होगा। अगर ये ट्रू होता है, सपोज
अगर ये ट्रू होता है तो कंट्रोल किसको एग्जीक्यूट करेगा, ये क्वेश्चन मार्क और कॉलन के बीच वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करके कंट्रोल बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर फॉल्स होता है तो ये कॉलन के बाद वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करके बाहर निकलेगा। ठीक है, यहाँ पर भी वही सेम चीज हम बना दे रहे हैं। क्या होगा, ये कंडीशन आइदर ट्रू होगा और आइदर फॉल्स होगा। अगर ट्रू होता है तो फिर हमारा ये ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और अगर फॉल्स होता है तो हमारा ये फॉल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। मतलब दोनों में से कोई एक ही एग्जीक्यूट होगा, दोनों एक साथ कभी एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो ये एज सेम एज हमारे किसके जैसा काम कर रहा है, इफ एल्स स्टेटमेंट की तरह। अब हमें यहाँ पर क्या क्या बताएं कि जो सेमी कोलन होगा वो ऑलवेज एट द एंड होगा। पहला नोट में हमारे पास क्या क्या हमको पता चला, पहला पॉइंट हमको है कि ऑल द स्टेटमेंट्स आर रिटन इन अ सिंगल लाइन। ऑल द स्टेटमेंट्स मस्ट बी रिटन इन सिंगल लाइन। क्या आपको लिखना है, सिंगल लाइन में लिखना है, लाइन चेंज आप नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्या पॉइंट है कि टर्मिनेटर मतलब सेमी कॉलन इज ऑलवेज अवेलेबल ओनली एट द एंड। ठीक है, कहाँ अवेलेबल होगा, एंड में। और बीच में अगर आपके पास ट्रू पार्ट में मोर देन वन स्टेटमेंट है, जैसे यहाँ पर है ना स्टेटमेंट वह एक से ज्यादा है, तो आप कंडीशन लिखे, क्वेश्चन मार्क दिए, एक से ज्यादा स्टेटमेंट है तो आप उसको कैसे सेपरेट करेंगे, स्टेटमेंट 1 कॉमा से सेपरेट करेंगे, स्टेटमेंट 2 है ना कॉमा, इस तरह से आप सेपरेट करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। फिर से कॉलन लगाए तो यहाँ से यहाँ तक ये ट्रू पार्ट है, फिर ये फॉल्स पार्ट में भी स्टेटमेंट 1 कॉमा स्टेटमेंट 2 और लास्ट में सेमीकोलन होगा। समझ में आया, तो यानी कि कॉमा से सेपरेट होगा। तो स्टेटमेंट्स है ना, मोर देन वन स्टेटमेंट विद इन ट्रू पार्ट और फॉल्स पार्ट, विद इन ट्रू पार्ट और फॉल्स पार्ट आर सेपरेटेड विथ कॉमा। किससे सेपरेट होगा, कॉमा से सेपरेट होगा। समझ में आया। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जिनको याद रखना है जब भी हम कंडीशनल ऑपरेटर यूज करेंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले, तो मैं इसको इरेज करता हूं। अब इस पर एक एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल क्या है, जैसे सिंपल सा 2 नंबर में ग्रेटेस्ट प्रिंट करना है। क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम इंटर 2 नंबर्स। ठीक है, फाइंड ग्रेटर। ठीक है, यही क्वेश्चन है। इसको इफ एल्स से बनाते तो कैसे बनाते, आप क्या लिखते, इफ n1 इज ग्रेटर देन n2 देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट n1 इज ग्रेटर, और एल्स में क्या लिखते, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट n2 इज ग्रेटर। ठीक है, इसी को अगर हम कंडीशनल ऑपरेटर से बनाएंगे तो क्या बनेगा, ऊपर में तो आपको सबसे पहले n1 n2 2 वेरिएबल लेना होगा, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना होगा, स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अब n1 n2 में इनपुट लेने के लिए आप मैसेज प्रिंट कीजिएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट से इंटर 2 नंबर्स। n1 में इनपुट कीजिएगा तो sc डॉट नेक्स्ट इंट
फिर N2 इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। इतना तो करना ही है उसमें भी इसमें भी। लेकिन अब इफ एल्स वाला जो पार्ट है उसको हम कैसे, तो ये जो कंडीशन है, ये वाला जो कंडीशन है, इस कंडीशन को हम कैसे लिखेंगे, N1 इज ग्रेटर देन N2। ये कंडीशन हमने लिख दिया। इसके ट्रू होने पर हमको क्या लिखना है, ये वाला स्टेटमेंट। ठीक है, तो उस स्टेटमेंट को लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट N1 इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, अब वहां देखिए सेमी कॉलन है, यहां पर आप देख रहे होंगे कि सेमी कॉलन है, बट अभी हमने क्या सीखा कि सेमी कॉलन हम बीच में नहीं लगा सकते हैं। और ऐसे भी अब इसके बाद कोई और अनदर स्टेटमेंट यहाँ नहीं अगर रहता तो हम यहाँ कॉमा देके उसको लिखते, बट एक ही स्टेटमेंट डिपेंड है तो हम डायरेक्ट छोड़ देंगे और फिर कॉलन देंगे। कॉलन का मतलब कि अब यहाँ से एल्स पार्ट स्टार्ट हो रहा है। एल्स पार्ट में भी एक स्टेटमेंट है, क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट N2 इज ग्रेटर, N2 इज ग्रेटर। ठीक है, और इस तरह से हम लास्ट में सेमी कॉलन दे देंगे। ठीक है, समझ में आया। तो ये था, और इसके बाद हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, प्रोग्राम को बंद कर देंगे क्योंकि इतना ही करना था। इसी तरह एक और हमने प्रोग्राम बनाया था इफ एल्स में, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इनपुट करके प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज निकालना और लॉस परसेंटेज, क्योंकि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो आपके पास CP और SP इनपुट ले लेना होगा, वही इंटर द वैल्यू कॉस्ट प्राइस एंड इंटर द सेलिंग प्राइस, और उसको CP और SP दो वेरिएबल में हम स्टोर कर लेंगे। उसके बाद कैलकुलेशन कैसे होगा, तो देखिए CP इज ग्रेटर देन SP। इसका मतलब क्या हो गया कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है SP से, इसका मीनिंग कि हमको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। खरीदे ज़्यादा में बेच कम में दिए, कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है सेलिंग प्राइस है तो खरीदे ज़्यादा में, और सेलिंग प्राइस कम है तो कम में बेच दिए, तो लॉस हो गया। तो हम यहाँ पर इसके ट्रू में लॉस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लॉस। अब यहाँ पर 4 स्टेटमेंट थे, तो चारों को हम कैसे सेपरेट करेंगे, कॉमा से। क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले L कैलकुलेट करेंगे, लॉस है ना, L वेरिएबल में कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए हो जाएगा CP माइनस SP। देन लॉस परसेंटेज LP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो L बाई CP मल्टीप्लाइड विथ 100। फिर इसको कॉमा देकर हमको क्या करना है, लॉस और LP को प्रिंट करना है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN लॉस इज इक्वल टू किसका वैल्यू प्रिंट करेंगे, प्लस L। इसी में हम आगे कंटिन्यू करके प्रिंट कर सकते हैं स्लैश n देके, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू प्लस। अब यहाँ पर स्पेस नहीं है, वहाँ पर आपके पास स्पेस की कमी नहीं होगी, वहाँ आप लिखते जा सकते हैं और वैसे ही लिखेंगे भी। यहाँ हम नीचे करके LP का वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। प्रिंट करने के बाद इसको क्लोज किया। अब यहाँ पर देखिए लॉस होने पर लॉस निकाले, लॉस परसेंटेज निकाले और प्रिंट कर दिए। अब ये लॉस होने पर हो सकता है ये फॉल्स हो जाए। फॉल्स होने का मतलब है कि SP इज ग्रेटर देन CP है, प्रॉफिट होगा। तो उस केस में अब हम प्रॉफिट वाले यानी कि इसके फॉल्स पार्ट में आकर अब प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, तो P इज इक्वल टू क्या जाएगा, SP माइनस CP, और कॉमा देंगे, सेमी कॉलन नहीं देंगे। देखिए कहीं सेमी कॉलन अभी तक यूज नहीं हुआ होगा। फिर हम प्रॉफिट परसेंटेज, तो वो क्या हो जाएगा, P बाई CP इंटू 100। ठीक है, फिर कॉमा देके अब प्रिंट करेंगे, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN क्या प्रिंट करेंगे, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू P का वैल्यू प्लस स्लैश n देके प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू किसका वैल्यू, PP का वैल्यू जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया है, और उसके बाद ये क्लोज। अब हमारे पास क्या हो गया, ये पूरा टर्मिनेट हो गया। तो अब हम यहाँ पर टर्मिनेटर यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आया। क्या है, पूरा का पूरा स्टेटमेंट आपको एक लाइन में लिखना है। टर्मिनेटर ऑलवेज इंड में यूज करना है, और आप एक से ज़्यादा स्टेटमेंट अगर डिपेंड हो रहा है तो उसको हम कॉमा से सेपरेट कर सकते हैं। अब इसमें नेस्टेड इफ एल्स वाला भी आप कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे, वो देखिए। नेस्टेड इफ एल्स अभी हमने किया था, लैडर वाला इम्प्लीमेंट नहीं होगा, लेकिन नेस्टेड इफ एल्स इम्प्लीमेंट हो जाएगा। कैसे, अभी हमने 3 नंबर में ग्रेटेस्ट फाइंड किया है पिछले वीडियोज में, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए इफ N1 इज ग्रेटर देन N2 ये था, लेकिन अब यहाँ इफ नहीं लगाना है, सिंपल लिखेंगे N1 इज ग्रेटर देन N2।
इसके ट्रू होने का मतलब कि N1 N2 से बड़ा है, बट N1 N3 से भी बड़ा है कि नहीं, उसको फिर से चेक करना होगा। तो फिर हमने चेक किया N1 इज ग्रेटर देन N3, मतलब इसके ट्रू पार्ट में फिर से कंडीशन। अब इस कंडीशन का भी फॉल्स पार्ट होगा, ट्रू पार्ट और फॉल्स पार्ट। ट्रू पार्ट में हम प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट N1 इज ग्रेटर, N1 इज ग्रेटर, और इसी के फॉल्स पार्ट में हम प्रिंट करेंगे N3 इज ग्रेटर। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट N3 इज ग्रेटर। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट कब है, जब ये ट्रू होगा तो यहां से लेकर यहां तक का पार्ट एग्जीक्यूट होगा। और इसमें फिर से एक कंडीशन है, तो फिर से एक कंडीशनल ऑपरेटर लाकर हमने इसको लिख दिया। मतलब ये ट्रू तो ये एग्जीक्यूट होगा, ये ट्रू ये फॉल्स तो ये एग्जीक्यूट होगा। बट अगर यही फॉल्स हो गया तो इसका फॉल्स पार्ट होना चाहिए, तो इसका फॉल्स पार्ट हम यहाँ के बाद लिख रहे हैं। अब इसके फॉल्स पार्ट में आने के बाद उसी लाइन में कंटिन्यू करेंगे, बट यहाँ स्पेस नहीं है तो हम नेक्स्ट लाइन में आ रहे हैं। फॉल्स पार्ट में क्या होगा, फॉल्स पार्ट में आने का मतलब कि N2 इज ग्रेटर देन N3, अरे N2 इज ग्रेटर देन N1। तो अब N2 इज ग्रेटर देन N1 तो हो गया, बट एल्स में आने का मतलब कि अब N2 को N3 से भी कंपेयर करना होगा। तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, N2 को कंपेयर करेंगे किससे, N3 से, कि क्या वो N3 से भी बड़ा है। तो यहाँ पर फिर ये कंडीशन है, सो इसका भी एक ट्रू पार्ट और फॉल्स पार्ट होगा। तो उस ट्रू पार्ट में लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या, N2 इज ग्रेटर, N2 इज ग्रेटर। ठीक है, और इसी के फॉल्स पार्ट में यहाँ सेमीकोलन नहीं होगा, सॉरी सेमीकोलन नहीं होगा, यहाँ पर हम क्या देंगे, कॉलन। ये किसका कॉलन है, इसका है, ये वाला जो कंडीशन लिखे हैं इस कंडीशन का अब ये फॉल्स पार्ट लिख रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या हो जाएगा, N3 इज ग्रेटर, N3 इज ग्रेटर। ठीक है, और इसके बाद अब ये वाला जो पूरा पार्ट है ये किसका, इसका फॉल्स पार्ट है। यहाँ सेमीकोलन के कॉलन के बाद स्टार्ट हुआ था, उस कॉलन के बाद ये जो पार्ट है इसका फॉल्स पार्ट है। अब सारा खत्म, तो लास्ट में हम क्या लगाएंगे, सेमी कॉलन। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसमें भी हम कंडीशन के अंदर फिर से कंडीशन यानी नेस्टेड को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बस होगा क्या कि आपको सारा का सारा स्टेटमेंट सिंगल लाइन में लिखना होगा, आप लाइन चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कंडीशनल ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं। आप इस पर और भी कुछ प्रोग्राम्स लीजिएगा, जो भी इफ एल्स के प्रोग्राम्स होंगे है ना, या नेस्टेड इफ एल्स के प्रोग्राम्स होंगे, वो सारे प्रोग्राम्स आपके कंडीशनल ऑपरेटर में इंप्लीमेंट हो जाएंगे। तो आप उनको करके देखिएगा, आपके पास प्रोग्राम्स हैं तो ठीक, नहीं है तो नेट से सर्च कीजिए, बुक्स वगैरह में सर्च कीजिए, है ना। 9th 10th के जो ICSE के जो बुक हैं उनमें जावा पढ़ाया जाता है, उनमें सर्च कीजिए, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे इफ एल्स इफ पर और कंडीशनल ऑपरेटर पर। आप उन क्वेश्चंस को पिक कीजिए और ट्राई कीजिए। ये नहीं सोचिए कि 9th का क्लास का क्वेश्चन हम क्यों इंप्लीमेंट करें। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन इंप्लीमेंट कीजिएगा आपका कॉन्सेप्ट उतना ज़्यादा अच्छा होते चला जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मैं इस वीडियो को अंत करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्विच केस और डिफ़ॉल्ट के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।